Hello students, let's continue with John Donne's poem Death Be Not Proud. In the previous session, we have read that John Donne belongs to metaphysical school of poetry and his poem Death Be Not Proud is one of holy sonnets. It is addressed to death and death is generally supposed to be mighty and dreadful, but in reality it is not so. Therefore, it should not be proud. This is the key argument or the key concern of this poem, which is expressed in the opening 4 lines of the poem, which we have done in the previous session. स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से जुड़े हुए हैं और उनकी ये पोएम डेथ बी नॉट प्राउड उनके कलेक्शन होली सॉनेट्स में से एक है और ये पोएम डेथ को संबोधित करके लिखी गई है। डेथ जिसे कि आमतौर पे बहुत ताकतवर और भयानक माना जाता है, लेकिन वास्तव में वो ऐसी नहीं है। इसलिए डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि डेथ किसी को मार नहीं सकती। ये बातें पोइट ने इस पोएम की ओपनिंग 4 लाइंस में बताई हैं, जिनको हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। इस पूरी पोएम में आगे पोइट जो है प्रोसीड्स लाइक ए क्लेवर लॉयर to give arguments after argument to prove his point of view। इस पूरी पोएम में पोएट जो हैं वो एक क्लेवर लॉयर की तरह से तर्क पर तर्क करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए कि डेथ इज नॉट ड्रेडफुल फॉर दोज whom death is supposed to kill are not killed in reality। कि जिनको डेथ सोचती है मैंने मार डाला, उनको वास्तव में वो नहीं मार सकती। They do not die, they only sleep and a long and peaceful sleep. So that was the concern of the opening lines. Now let's continue what the poet says further, what the poet argues further in the poem. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure than from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। Here the poet is to say that rest and sleep, both of them, they are the pictures of death। Means rest and sleep they resemble death। कि जो आराम और नींद हैं वो मौत से मिलते जुलते हैं, मौत का वो प्रतिबिंब है, मौत का ही पिक्चर है वो। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो and rest and sleep they give us pleasure, they give us comfort। So as death is more important in comparison to sleep and rest, so greater comfort and pleasure must result from death। पहली 2 लाइन में पोइट ये कह रहा है कि रेस्ट और स्लीप जो हैं वो डेथ का ही प्रतिबिंब हैं और चूंकि ये दोनों आराम और नींद इनसे हमें सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, तो डेथ चूंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों से, तो डेथ से तो जो खुशी मिलेगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो सुकून मिलेगा वो और ज़्यादा होना चाहिए। शायद इसीलिए सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, कि हमारे जो वर्चुअस पीपल हैं, गुड पीपल हैं, जो नोबल ह्यूमन बींग्स हैं, दे डाई यंग एंड डेथ merely what does death do? Rest of their bones and souls delivery। Death frees their souls from the prison of their bodies। डेथ जो है उनकी सोल को उनकी बॉडी की प्रिजन से, जेल से आज़ाद कर देती है और जो सोल है इट इज़ डिलीवर्ड टू हेवन, आत्मा को स्वर्ग में भेजती है। एंड प्रोवाइड्स रेस्ट टू देयर बोन्स, रेस्ट टू देयर बॉडीज। मीन्स death brings rest and comfort। Death gives rest to the physical bodies and death frees the soul from the prison of the body and sends soul to go to heaven। So in this way death is presented as a bringer of rest and quiet, rest and comfort। So the thing which gives us rest, the thing which gives us comfort and pleasure, how can it be dreadful?
जो चीज़ हमें आराम देती है, सुकून देती है, सोल को अल्टीमेट पीस देती है, वो चीज़ हमारे लिए भयानक कैसे हो सकती है। तो इस तरह से इस स्टैंजा में इन 4 लाइन्स में पोइट ने ये प्रूव किया है कि जो डेथ है वो नींद और आराम की तरह से ही हमें ज़्यादा सुकून देती है, हमारी आत्मा को आज़ाद करती है और हमारे जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसको रेस्ट देती है। सो लेट्स सी व्हाट द पोएट फर्दर आर्ग्यूज। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, dost with poison, war and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well। यहाँ पे पोइट जो है वो प्रूव कर रहा है कि डेथ इज़ नॉट पावरफुल एज वेल। जैसा कि अभी पिछली 4 लाइन्स में उसने ये कहा कि डेथ इज़ नॉट टेरिबल एट ऑल, डेथ इज़ नॉट ड्रेडफुल एट ऑल, कि डेथ ड्रेडफुल नहीं है क्योंकि वो हमें आराम देती है। एंड हेयर द पोइट इज सेइंग दैट डेथ इज़ नॉट पावरफुल, डेथ पावरफुल नहीं है। डेथ इज़ नॉट लाइक ए माइटी किंग, मीन्स डेथ इज़ नॉट लाइक ए पावरफुल किंग, बट इट इज़ लाइक ए रैचड स्लेव। ये एक राजा की तरह से नहीं है, ये तो एक बहुत ही अदना सा गुलाम है। कैसे? इट इज़ स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। क्योंकि जो डेथ है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। इट इज़ ए स्लेव ऑफ फेट, भाग्य की गुलाम है ये, चांस, अवसर। एंड डेस्परेट मैन से मतलब यहाँ पे विकेड एंड मैलिशियस पर्सन, जो बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, एविल लोग हैं, उनके हाथों ये गुलाम है, क्योंकि वही इसको मूव कराते हैं। और डेथ कहाँ रहती है? ड्वेल होता है टू लिव विद, डेथ लिव्स विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस। सो डेथ इज़ डिपेंडेंट अपॉन पॉइजन। किसी को जहर दे दिया, ओनली देन डेथ कैन कम। इफ़ वॉर्स, बैटल्स में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, सिकनेस बीमारी की वजह से होती है। तो इस तरह से जो डेथ है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, पावरफुल नहीं है, बल्कि जो डेथ है वो गुलाम है भाग्य की, बुरे लोगों की, जहर की, युद्ध की और बीमारी की। सो डेथ इज़ नॉट द कॉज। एक तरह से कहा जाए तो डेथ किसी चीज़ की वजह नहीं है, बल्कि ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक माध्यम है। एंड द पोएट फर्दर सेज एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। तो उसी टोन में पोएट जो कह रहा है कि जो डेथ हमें जो आराम देती है, जो स्लीप देती है, वो तो पॉपी फ्लावर्स, जो अफीम के प्लांट के लिए पॉपी वर्ड यूज़ किया जाता है ओपीम के लिए। और चार्म का मतलब है जो ड्रग्स, मैजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स जिनका ऐसा मैजिकल इन्फ्लुएंस हो, या फिर ओपीम का कोई भी प्रिपरेशन है, वो हमें जितना स्लीप दे सकती है वैसी सी स्लीप डेथ देती है। सो हेयर द पोएट इज़ टू से दैट डेथ ओबेज द कॉल ऑफ एक्सीडेंट्स, किंग्स, विकेड पीपल, विकेड पर्सन्स, पॉइजन, वॉर, ओल्ड एज एंड सिकनेस। So the point is that death is not a free agent, but a miserable slave who lives in such wretched company as sickness and old age. So it cannot be regarded as glorious or as powerful in any way. So as a matter of fact, opium preparations or other charms or other intoxicants or drugs supposed to have magical properties can induce better sleep with a far gentler and painless operation. So students, यहाँ पे पोइट का यही कहना है कि डेथ ताकतवर नहीं है, वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है फेट, चांस, विकेड लोगों के हाथ में, जहर, युद्ध और बीमारियों के हाथों में। और अगली जो बात लास्ट लाइन में कही है वो ये कही है कि एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो ओपीम की प्रिपरेशंस हैं या कुछ दूसरे ड्रग्स या इंटॉक्सिकेंट्स हैं, उनसे हमें ज़्यादा अच्छी नींद और पेनलेस कंफर्ट मिल सकता है जितना कि इससे डेथ से मिलता है। नाउ व्हाट द पोएट फर्दर आर्ग्यूज, एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक
नाउ हिसिंग कि जो पॉपी फ्लावर्स हैं और जो ड्रग्स हैं उनसे जो हमें कंफर्ट मिलता है दैट इज़ बेटर देन द स्ट्रोक ऑफ डेथ। जो मौत के प्रहार से हमें जो स्लीप, जो एक शॉर्ट स्लीप मिलती है, जो एक रेस्ट मिलता है बॉडी को या सोल को, उससे कहीं ज़्यादा जेंटलर, कहीं ज़्यादा पेनलेस जो स्लीप है या प्लेजर है वो हमें पॉपी फ्लावर और ड्रग्स से मिलता है। सो वाई स्वेलेस्ट दो देन, अब यहाँ पे फिर पोइट डेथ को एड्रेस कर रहा है कि देर इज़ नो रीज़न वाई डेथ इज़ सो पफ्ड अप। स्वेलिंग का मतलब होता है पफ्ड अप, कि वाई डेथ फील्स प्राउड, कि डेथ क्यों घमंड से फूल रही है। वाई डेथ इज़ सो पफ्ड अप विद प्राइड, क्योंकि डेथ इज दैट हैज़ नथिंग स्पेशल विद इट, नथिंग हैज़ नो पावर ऑफ इट्स ओन। One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death thou shalt die. These are the very important lines. Here the poet is saying that death can make us sleep only for a short while. One short sleep past का मतलब है death can make us sleep only for a short while, क्योंकि death हमें सिर्फ एक छोटी सी नींद देती है। And after that short sleep in the grave, और कब्र में हमारी वो छोटी सी नींद के बाद क्या होगा, द ह्यूमन बींग्स वी विल अवेक इन अदर वर्ल्ड। जो इंसान है वो एक दूसरी दुनिया में जागेगा एंड लिव देयर एटर्नली, और वहाँ पे वो हमेशा रहेगा। एटर्नल होता है फॉरएवर। कहने का मतलब ये है कि एक नींद के बाद हमेशा के लिए जागने का मतलब है कि अवर सोल विल बी ट्रांसपोर्टेड टू हेवन, अवर सोल विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ इटर्नल, कि जहाँ पे जो सोल है वो हमेशा जागेगी, हमेशा जीवित रहेगी। वो डेथ के बाद ही पॉसिबल है। सो देन डेथ विल हैव नो पावर ओवर अस, डेथ शैल बी नो मोर, क्योंकि जब सोल है वो एटर्नली जिंदा रहती है, हमेशा जिंदा रहती है। जो सोल है, आत्मा कभी नहीं मरती है, तो आत्मा के ऊपर तो डेथ की कोई पावर नहीं है। डेथ शैल बी नो मोर, सो डेथ कैन नॉट किल द सोल, सो डेथ दो शैल डाई। बल्कि इन रियलिटी होता क्या है, डेथ डज नॉट किल अस, इट इज़ डेथ इटसेल्फ विच डाइज। सोल की हेवन को डिलीवरी के साथ ही क्या होता है कि डेथ खुद मर जाती है। सो इन दिस वे दिस पोएम एंड्स विद ए पैराडॉक्स। स्टूडेंट्स, ये है पैराडॉक्स जिसका हमने पहले सेशन में जिक्र किया था कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में पैराडॉक्स का बहुत यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में देखिए, डेथ दो शैल डाई, कि जो मौत है वो खुद मर जाती है। ये एक पैराडॉक्स है और जिसको पोइट ने पूरी पोएम में शुरू में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और इस्टेब्लिश कर दिया है कि हाउ डेथ इटसेल्फ डाइज विद द सोल्स डिलीवरी टू हेवन। तो इन दिस वे, in this very poem, the poet has expressed his point of view in an argumentative tone. बहुत ही तार्किक तरीके से कवि ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। अब थोड़ी सी बात हम इस पोएम के स्टाइल के बारे में करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में ये जाना था कि ये पोएम एक सोनेट है, और सोनेट इज़ ए पोएम विद 14 लाइन्स, 14 लाइन की एक पोएम को सोनेट कहते हैं। लेकिन इस पोएम के स्ट्रक्चर को इफ़ वी ऑब्जर्व क्लोजली वी फाइंड दैट इट इज़ पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट जो हैं वो दो तरह की होती हैं, और जो पेट्रार्कन सोनेट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहले 8 लाइन्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड ऑक्टेव, और लास्ट 6 लाइन्स दे आर कॉल्ड सेस्टेट। सो दिस पोएम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, octave and sestet. In the octave, the poet asks death to not be puffed up with pride because it is not mighty and dreadful. And in the last 6 lines, the poet says that death is a slave because it can come only when we are destined to die. And so in the very sestet only, the poet argues that death is like a short sleep, for after death also one is reborn. Or so this is how this poem is divided into 2 parts. First octave and last 6 lines are called sestet. And as far as the theme of the poem is concerned, this poem talks about the powerlessness of death. Or in other words, one more thing is to be noted
down that in this poem the poet refers to the Christian belief कि एक ईसाई धर्म का एक विश्वास जिसमें कि ये माना जाता है कि जब पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा तो जो सारी आत्माएं जो डेड लोग हैं वो अपनी कब्रों से खड़े होंगे एंड दे विल अपीयर बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। क़यामत के दिन सब जो डेड लोग हैं वो फिर से ज़िंदा होंगे एंड देन गॉड विल सेंड देयर सोल्स अकॉर्डिंग टू देयर गुड एक्शंस टू हेवन कि फिर भगवान उनको जो अच्छी आत्माएं हैं उनको स्वर्ग में भेज देंगे। तो जो क्रिश्चियन बिलीफ है रीबर्थ का, पुनर्जन्म का, उसको भी पोइट ने यहाँ पे संकेत किया है और अल्टीमेटली द पोएम इज़ अबाउट द पावरलेसनेस ऑफ डेथ। अब अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए पोइट ने जिन पोइटिक डिवाइसेस को इस पोएम में यूज़ किया है उनमें से इम्पॉर्टेंट है पर्सनिफिकेशन, मेटाफर एंड पैराडॉक्स। पर्सनिफिकेशन जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि इस पोएम में पोएट डेथ को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है और वो डेथ को ऐसे बात कर रहा है जैसे डेथ एक पर्सन हो। तो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक पर्सन मान लेना, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। फिर मेटाफर इज़ ऑल्सो ए पोएटिक डिवाइस। हमने पिछली पोएम में भी इसके बारे में पढ़ा था। इसमें कंपैरिजन होता है, जैसे कि यहाँ पे पोएट जो है डेथ को रेस्ट और स्लीप से कंपेयर कर रहा है, तो दैट इज़ द मेटाफर। वो रूपक है अलंकार, जिसको हिंदी में मेटाफर को रूपक कहते हैं। देन लास्टली पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय metaphysical poets. So in this poem, in the very last line, the poet has made very apt use of paradox, where he says that death thou shalt die, which we have already explained. इस पोएम की बिल्कुल लास्ट लाइन में पोएट ने पैराडॉक्स का बहुत ही सुटेबल यूज़ किया है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस शॉर्ट lyric which is loaded with meaning. Now I hope you have a clear idea about the poet as a founder member of Metaphysical School of Poetry and about the theme of this poem and the stylistic devices which have been used by the poet. Thank you, students.